हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। इससे पहले बच्चों 2 लेक्चर आ चुके हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना था, क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। अब कहोगे सर ये सब तो मुझे पता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और डीप में जानेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है और दोनों एक दूसरे से अंतर कितना होता है दोनों में। ठीक है बच्चों, अगर वो इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लेना जाके बच्चों, वरना होगा क्या कि ये जो बता रहा हूँ वो तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक नए हमेशा हर लेक्चर में एक नए एंड से चालू करता हूँ। लेकिन होगा क्या बच्चों, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो उन लेक्चर्स को देख लेना जाके। पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, और उनसे पहले भी जो चैप्टर्स है वो भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं विथ न्यूमेरिकल। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है चैनल पर। आपको बस जाना है, प्लेलिस्ट खोलनी है और देखना है क्या कि चैप्टर 1 उसमें इतने लेक्चर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस टाइप से मैंने चैप्टर लाइन वाइज बना दिए हैं। ताकि जैसे होता क्या है बच्चों, हमें ऐसा ना हो कि हम कुछ कुछ पढ़ें और कुछ कुछ उसमें नहीं दे रखा है। यहाँ सब कुछ दे रखा है, लाइन वाइज दे रखा है। एक एक चैप्टर देख लो जाकर, एक एक उसका लेक्चर देख लो जाकर, सब तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, आज के इस चैप्टर में क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में लेक्चर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हो, वो है क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अब पहले तो बच्चों एक चीज़ जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मोशन में एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग कह देंगे कि बॉडी रेस्ट पर है, और अगर चेंज हो रही है तो हम लोग कह देंगे कि बॉडी मोशन कर रही है। अब वो कितनी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब अगर ये बॉडी है और ये इधर से इधर आ रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो कितने टाइम में वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले रही है, कितनी फास्ट वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये हमें बताती है क्या? एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसमें अंतर क्या है, वो सब मैं अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल क्या बताती है वेलोसिटी? यहाँ जो पहली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम एंड इन वॉट डायरेक्शन। ये भी एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। देखो, मैं पहले वेलोसिटी बताना चालू करा हूँ, क्यों? अभी मैं स्पीड भी बताऊंगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जहां पर भी बात वेलोसिटी की करी जाएगी, इसका मतलब कि बॉडी पोजीशन तो चेंज ही कर रही है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है? अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। या नहीं भी कर रही है तो वेलोसिटी अगर कहीं लिखा देखो तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ जाना कि बात यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं हो रही है, बात यहाँ सिर्फ नंबर्स की नहीं हो रही, डायरेक्शन की भी बात हो रही है कि बॉडी इतना चल रही इतने टाइम में और किस डायरेक्शन में चल रही, ये भी वेलोसिटी बताएगी। ठीक है, तो पहले तो डिफिनीशन से ही समझ लेते हैं कि यहाँ लिखा क्या हुआ है। देखो बच्चों, उसको डिनोट कैसे करते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोशन है। मैं जो मोस्ट कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा किताबों में लिखा हुआ है वो ये स्मॉल लेटर वी है, उसके ऊपर एक लाइन खींच दी है, इसको बोलते हैं वी बार। वी बार, ऊपर जो ये बार खींच दी है उसको वी बार बोलते हैं। इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन में उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की, बॉडी की या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है, हम उसको मेजर करेंगे, और चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल हमें दे देगा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। चेंज इन पोजीशन को हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। चेंज इन पोजीशन बच्चों क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर मैंने लिख दिया है x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन, ये है आपकी फाइनल पोजीशन, और x1 क्या है? आपकी इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन पोजीशन अपॉन, मान लेते हैं फाइनल पोजीशन किसी टाइम t2 पर है और इनिशियल पोजीशन किसी टाइम x1 पर है, तो ये जो t2 माइनस t1 होगा वो हो जाएगा टाइम का ड्यूरेशन। कि भाई मान लो टाइम t1 1 सेकेंड पर बॉडी x1 पे थी, लेट सपोज, और टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर बॉडी क्या थी? x2 पर थी। तो डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम यानी टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 1 3 सेकेंड। यही यहां पर लिखा हुआ है। डेल्टा x यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन डेल्टा t यानी चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब होता है टाइम इंटरवल। बात समझ गए? इसको अभी मैं और क्लियरली समझा दूंगा एक लाइन पर। जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारी बातें लाइन के अलोंग हो रही हैं।
अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों की जो पोजीशन होती है, पोजीशन यानी कहीं ना कहीं लेंथ से जुड़ी हुई है, उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड, या इसकी यूनिट ये भी हो सकती है, अगर आप इसको किलोमीटर में लिखें और टाइम को आर में लिखें तो क्या होगी, किलोमीटर पर आर। कहीं कहीं पर बच्चों इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है। और क्या हो सकती है बच्चों, अगर आप ब्रिटिश या यूके सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसमें माइल्स में भी होती है, यूएस सिस्टम में माइल्स पर आर। अब आप कहोगे सर माइल्स क्या होता है, आपने सुना होगा 1 माइल जो होता है, 1 माइल वो होता है 1.609 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टाइम्स होता है 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर का 1.609 टाइम, ये माइल्स में भी दूरी होती है। और भी अलग अलग यूनिट हो सकती है। आप इस लेवल पे क्योंकि एसआई यूनिट से डील कर रहे हो तो मीटर पर सेकंड होगी, या इसको चेंज कर सकते हो किलोमीटर पर आर में, ठीक। ये हो गई बच्चों इसकी यूनिट की बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। मैंने जब हम लोग जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इस चैप्टर में जितनी आपको डायमेंशंस याद हो पा रही हैं वो तो ठीक है, अगर नहीं याद हो पा रही हैं तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी, हम लोग उनकी डायमेंशंस जानते जाएंगे और वो आपको उस वक्त ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी आप अगर उस चैप्टर में पढ़ रहे होते तो क्या करते हैं, आप रट लेते हो उनको, लेकिन अब क्या है, आप देख रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या है तो आप उससे डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चों, LT-1। ये कैसे आ गई बच्चों, जरा देखो यहां पर ऊपर क्या है, लेंथ यूनिट देखो, लेंथ मीटर लेंथ की तो यूनिट होती है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, L, कैपिटल L, अपॉन टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, कैपिटल T। जब ये T ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L T की पावर यहां 1 है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। यही यहां पर लिखा हुआ है, समझ गए। एवरेज वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, LT की पावर -1। अब कहोगे सर डायमेंशन नहीं होती हैं, आप गलत कह रहे हो, आपने बताया था ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशंस तो ये होती हैं जो पावर होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज उसमें लिखी हुई उनकी पावर, यानी लेंथ की पावर कितनी है 1, तो इसकी डायमेंशन लेंथ में कितनी होगी 1, टाइम में कितनी डायमेंशन होगी -1। बात समझ गए, वो तुम समझ जाओ, वहाँ यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशंस का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला से। सिर्फ डायमेंशन में आपसे पूछ लो कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। ये सब नहीं अगर बच्चों आपको ध्यान आ रहा है तो आप वो जाके देख लेना, डायमेंशनल जो हम लोगों ने एनालिसिस पढ़ी थी, आई थिंक चैप्टर 3 था, वो जाके यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो पढ़ा था हम लोगों ने वो देख लेना है। पूरा चैप्टर बच्चों पढ़ाया हुआ है विथ न्यूमेरिकल, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। फिर क्या बच्चों, मैंने एक चीज इसमें अभी बता दी थी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगी उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड उसमें डायरेक्शन भी होगी। बिना डायरेक्शन के वेक्टर क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये क्या लिखा हुआ है वो मैं भी आपको समझाता हूं। जिस प्रकार से, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट बॉडी पार्टिकल का सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी अगर यहां पर थी यहां पर आ गई तो वो सिर्फ इन एंड पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पर कि वो किस पाथ से वहां पर गई है। मतलब इससे मतलब नहीं है कि ये ऐसे यहां पर आई है, ऐसे आई है, ऐसे चल के आई है या ऐसे आई है, कैसे भी जाए, बस इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों यहां से एक चीज और ध्यान में रखो कि वेक्टर क्वांटिटी हमें कैसे पता चला कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, हम फॉर्मूले से कैसे बताएंगे। मैंने आपको एक बताया था कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी यहां पर आ गया, ये आपने फॉर्मूले से देख लिया। आप ऐसे क्या होगा बच्चों, अगर आप भूल भी जाते हो कि कोई क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी है तो उसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि हाँ ये भाई वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इसको एक बार देख लो, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मैं यहां पर थोड़ा आपको ग्राफ पे समझाता हूं कि क्या है ग्राफ, यानी कि एक लाइन पर, क्योंकि बात हो रही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब मान लो आप किसी पोजीशन ओ पर खड़े हो, यानी कि यहां पर अभी आप टाइम इज इक्वल टू 0 पे खड़े हो, मान लेते हैं टी इज इक्वल टू या टी इज इक्वल T1 पे आप ओ पे खड़े हो,
t1 यानी किसी टाइम घड़ी में देख लिया टाइम t1 है, मान लो 12:03 बजे। अब आप क्या करते हो, आप इधर साइड पॉजिटिव साइड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट साइड जा रहे हैं, उस साइड जा रहे हैं तो हमने पॉजिटिव ले लिया, इस साइड जा रहे हैं तो हमने निगेटिव ले लिया, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये मीटर में मान लो है। अब आप क्या करते हो, थोड़े टाइम के बाद मान लो आप यहाँ पर 10 मीटर चल देते हो, फिर 20 मीटर आ जाते हो, फिर 30 मीटर आ जाते हो, फिर 40 मीटर आ जाते हो। अब आप t1 से मान लो किसी पोजीशन t2 टाइम t2 पर यहाँ पर आ गए हो, इस डायरेक्शन यहाँ पर आ गए हो, ऐसे चलते चलते स्ट्रेट लाइन में आप यहाँ पर आ गए हो। तो अब जरा बात ध्यान समझो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स होगा बच्चों फाइनल पोजीशन यानी कि हमारी 20 मीटर्स पे है, देखो 20। इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो तो ओरिजिन 0 पर है, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 20। और मान लेते हैं कि t1 हमारा जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो 0 है, मतलब अभी टाइम 0 बिल्कुल स्टार्ट ही करा, हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, और t2 जो है टाइम वो हो गया 3 सेकेंड में। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी हो जाएगा t2 माइनस t1, t2 कितना है 3 सेकेंड्स, माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड्स। आ जाएगा कि नहीं। अब देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें साइन जरूर लिख देना, ये प्लस का 20 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव साइड में सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो प्लस का 20 माइनस का 0, तो ये आ गया प्लस का 20 मीटर। टाइम तो स्केलर है, प्लस माइनस से मतलब नहीं, 3 सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस ड्यूरेशन में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि 20/3, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। अब एक चीज़ और समझते हैं बच्चों कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसे पता चला बच्चों। अब यहां पर जरा देखो, अगर मैं यहां पर प्लस लगा दूं, प्लस, तो प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो बॉडी है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है 20/3 मीटर पर सेकेंड से, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सिर्फ प्लस माइनस साइन से हमें पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल कर रही है तो या तो वो इधर जाएगी या वो उधर जाएगी, और कहीं नहीं जा सकती। तो प्लस का मतलब है कि वो टुवर्ड्स राइट जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक इसको देखो, फिर मैं एक चीज और बताता हूँ। देखा क्या है, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों ध्यान रखना। बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, मतलब कि वो गलत पढ़ ले जाते हैं या उनको गलत समझ में आ जाता है कि वो समझते हैं कि वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी की ही बात करें अगर, कि अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर निगेटिव है इसका मतलब घट रही। इससे बच्चों कोई लेना देना नहीं है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। पॉजिटिव और निगेटिव का वन डायमेंशनल मोशन में सिर्फ मतलब इतना होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसको ध्यान से समझो और इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम फीड कर लेना है, इतने स्टार अप टू इन्फिनिटी। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि फॉर वन डायमेंशन यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इट कैन बी, इट यानी वेलोसिटी की बात हो रही है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका साइन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब हम तीनों केसेस देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया, तो मान लो आप 0 पर हो, यहाँ पर हो, मान लो, ठीक है, आप यहाँ पर हो और आगे चलते हुए आते हो, और आप कहाँ पर आ गए थे, आप 20 पर आ गए थे, 20 मीटर्स पर। तो आपको पता चला कि ये जो डेल्टा एक्स है वो 20 मीटर्स है और वो पॉजिटिव का 20 मीटर है, पॉजिटिव का 20 मीटर, यानी कि वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो एक ये वाला तो केस समझ में आ गया कि पॉजिटिव हो सकती है। अब देखते हैं जीरो कब होती है। हमें पता है कि बच्चों मोशन कितना भी हो जाए, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है फॉर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उतने टाइम में अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कैसे बच्चों जीरो होता है, मान लो आप यहाँ 0 to 20 गए, उसके बाद घूम के फिर यहीं पर आ गए, घूम कर फिर यहीं पर आ गए। तो मान लो जाने में आपको 3 सेकंड लग रहा था, आने में भी मान लेते हैं 3 सेकंड लगे, लेकिन क्योंकि इस केस में x1 = x2 है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, सेम है,
इस केस में डेल्टा एक्स जो होगा यानी डिस्प्लेसमेंट वो जीरो होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। अब एक तीसरा केस भी समझ लेते हैं। क्या है केस कि आप अभी यहां पर हो, कहां पर हो, 20 पर, इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं। आप 0 पे थे, अब आप 20 पर हो, यानी टाइम t1 पर 20 पर खड़े हो, टाइम t1 पर 20 पर खड़े हो। आप इधर की साइड मूव करना चालू कर दो। इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले इसको देख लो एक बार, वरना क्या होगा कि फिर भूल जाओगे क्या बताया था मैंने। तो एक तो ये हो गया पॉजिटिव केस, ये हो गया जीरो वाला केस। अब देखते हैं निगेटिव कब होती है एवरेज वेलोसिटी। और निगेटिव से मतलब होता है मोशन, पॉजिटिव का मतलब हो गया मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव के साइड, उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब एक चीज समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लिया आपने, हाँ क्या है बच्चों ये समझते हैं। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, इधर साइड पॉजिटिव है, इधर साइड निगेटिव, इधर साइड निगेटिव है। आप कहीं पोजीशन 20 मीटर पर खड़े हुए थे, पॉजिटिव साइड में। आपने क्या करा, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करा, तो ये देखो किधर आ गए। और मान लेते हैं T1 पर आप 20 मीटर पे थे, T2 पर आप ओरिजिन पे आ गए, यहां आ गए। तो देखो बच्चों, इनिशियल पोजीशन 20 मीटर पर है, यानी ओरिजिन से आप 20 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हो जब आपने मोशन स्टार्ट करा। तो x1 तो हो जाएगा आपका +20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x2 आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। देखो आप t2 पर कहाँ गए, 0। तो डेल्टा x क्या होगा बच्चों, डेल्टा x होगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 0 माइनस 20, यानी कि माइनस का 20 मीटर। और अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, मान लो इसमें 3 सेकंड टोटल लगते हैं, T1 से T2 आने में 3 सेकंड लगते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये हो जाएगा -20/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो निगेटिव आ गई, और निगेटिव से मैंने बताया था अगर वेलोसिटी निगेटिव है इसका मतलब मोशन कहाँ हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव की डायरेक्शन में हो रहा है, निगेटिव की डायरेक्शन। अच्छा बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि निगेटिव का सिर्फ ये मतलब होता है कि ओरिजिन से, यानी कि जहां से आपने चलना स्टार्ट करा, मान लो अब यहां से चलना स्टार्ट करते ओरिजिन से, तो आप इस तरफ आए, यहां पर। बच्चा निगेटिव का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है, निगेटिव का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है, निगेटिव का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप किस डायरेक्शन में आए हो। आप यहां से चलते हुए आए और यहां पर रुक गए, मान लो ये -20 मीटर था, तब भी तो बच्चों आपकी यही वैल्यू आएगी। क्यों वैल्यू आएगी, इसको मान लेते हैं ये x2 है, और अब आपने चलना चालू करा है 0 से, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है आपकी -20 माइनस 0, ये हो जाएगा -20। इस केस में भी मान लो 3 सेकंड टाइम लग रहा है, लेट सपोज, तो v एवरेज इस केस में भी कितना आ जाएगा, -20/3 मीटर पर सेकंड। तो यहां से मैं बताना क्या चाह रहा हूं ये समझो बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप निगेटिव साइड पर चले, मतलब ओरिजिन आपका यहां पर है और आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, तो सिर्फ ओरिजिन से लेफ्ट पे जाओगे तभी निगेटिव आएगा। आपको लेफ्ट की तरफ चलना है, चाहे वो आप पॉजिटिव साइड से ही चलना क्यों ना चालू करो, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ ये बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये नहीं बताता है कि आपने स्टार्ट कहां से करा था, आप एंड कहां पर कर रहे हो, वो सिर्फ नंबर बता रहा है। बात समझ गए कि नहीं। तो यहां से इधर आ रहे हैं तब भी तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और चाहे यहां से इधर आ रहे हैं तब भी हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी निगेटिव कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट का साइन निगेटिव होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, ये ध्यान में रखना बच्चों। इसमें मैंने बहुत बच्चों को, इवन मैं भी कंफ्यूज होता था कि ये प्लस माइनस से मतलब क्या है। बस सीधा सीधा फंडा है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। प्लस का मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है और माइनस का मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, और उसको हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। बात समझ गए कि ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों केसेस मैंने बता दिया, आपको सब समझ में आ गया होगा। देख लो इसको एक बार, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाओ। समझने की आपको क्या जरूरत थी, ये जो मैंने कहानी बताई ये, और दूसरा एक ये जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन
इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नया एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले एक दो बातें कर लेते हैं, थोड़ा मोनोटोनी भी तो ब्रेक करनी है। लगातार पढ़ाता जाऊंगा तो यही हो जाएगा कि सर बस बताते ही जा रहे हो, थोड़ा रुक जाया करो। देखो बच्चों, एक कल किसी एक बच्चे से बात हो रही थी मेरी, किस इतना पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या क्या करूँ मैं आगे चल के, क्या करना है, मैं इंजीनियरिंग करूँगा कि डॉक्टर बनूँगा कि क्या करूँगा मैं। देखो बच्चों, आप जो भी निर्णय लो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजंस आपके होने चाहिए, बस मेरा इतना ही कहना है। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो कोई आपको नहीं बता सकता बच्चों। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको बस बता जरूर देंगे, लेकिन चलना उस पाथ पे आप ही को है। मेरा कहने का मतलब है कि डिसीजन, लोग कहते हैं कि देखो मैंने कहा था, आपने ये नहीं करा और अब आप पछता रहे हो। आपका एक आंसर होना चाहिए इस पर कि भले मेरे जो डिसीजंस हैं उस पर आगे चल के मुझे पछताना पड़े, लेकिन मुझे एक चीज़ की तसल्ली होगी, एक चीज़ की खुशी होगी कि वो डिसीजंस मेरे थे, मैं किसी और के डिसीजंस पे नहीं चला। बात समझे कि नहीं? आप कुछ करो, कोई ज़रूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर ही बनो, जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो करो, लेकिन एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो डिसीजन आपका होना चाहिए। ये बहुत सारी पढ़ाई का बच्चों एक ही कंक्लूजन है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में ताकत है, आप सोच सकें कि आपको क्या करना है। बस एजुकेशन का बच्चों इतना ही मतलब है। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दुनिया चला रहे होते ना, तो इतनी फील्ड ना जनरेट हो जाती कि मैनेजमेंट की फील्ड है और दुनिया भर की फील्ड से चालू हो गई, कॉमर्शियल फील्ड है, पता नहीं क्या क्या चालू हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना, आप बस इतना सोचो कि जो डिसीजन लूँगा वो मैं लूँगा। भले हो सकता है वो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन जो तुम लो वो आगे चल के सही ही साबित हों, गलत भी हो सकते हैं। तो जो लोग तुमसे कहने आएंगे कि अरे मैंने कहा था तुमसे ना, और खासकर ये रिलेटिव्स की बातें बहुत होती हैं, तुम लोग कहते हो कि अरे सर वो ये कहेगा, ये वो कहेगा। बच्चों देखो, दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमको इतनी इंपॉर्टेंस दे। तुम खुद अपने आप में सोच के परेशान हो कि लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, इतना किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों। सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। वो कहेंगे भी तो एक दिन तुम्हारे घर आएंगे, चाय पियेंगे, तुमको सुना देंगे, चले जाएंगे, उससे तुमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तुमको बस ये सोचना है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि ये सब जो इधर उधर के आते जाते लोग तुमसे कुछ कह दें और तुम फिर भटक जाओ। तुम्हारा डिसीजन जो होना चाहिए बहुत फर्म होना चाहिए। बस इतनी सी बात है बच्चों, ज़्यादा मोटिवेशन की बातें मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही धंधा आजकल चल रहा है। ठीक है ये देखो, हाँ क्या बताने चाहता है, देखो इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ, मैं भटक जाता हूँ बीच में, ज़्यादा कहानी बताने लगता हूँ। क्या है ग्राफ्स? ये बच्चों ऐसी चीज है ना ग्राफ, कि हम कितना भी समझ जाएं, ग्राफ आ जाता है तो थोड़ा हम लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या बना दिया है, ये क्या। बल्कि ऐसा है कुछ नहीं बच्चों, ग्राफ्स को देखना इज मोर इजियर देन स्टडिंग द थ्योरी। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, थ्योरी आसानी समझ, ग्राफ तो बड़ा ये सब क्या बना रखा है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। आप लोग ये तो समझ ही गए हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब हम ग्राफ से समझेंगे कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। कि अगर हमें कोई ग्राफ दे दे और हमसे कह दे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ किसी ऑब्जेक्ट की, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दे। अब पहले तो हम समझेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। बहुत सिंपल है बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक चीज़ पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है बच्चों? एक चीज़ ये पढ़ रखी है कि एक्स वाई सिस्टम जो होता है, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें एक्स और वाई में एक रिलेशन होता है। तभी जब जब एक्स चेंज होता है तब तब वाई चेंज होता है। जैसे मैं कह दूं वाई इज इक्वल टू 2x, मान लो ये लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि एक्स जब 1 होगा तो वाई कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो एक्स जब 1 है तो वाई कितना है, वाई 2 है। उसी तरह x जब 2 है तो y हमारा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x जब 2 है तो y हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरह x जब 3 होगा तो y हमारा 2 3 जा 6 हो जाएगा कि नहीं।
अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट्स, ये जितने पॉइंट्स आपने प्लॉट करे हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है कि नहीं, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया भी था। और ये क्या हो जाएगा, 1,2 हो गया, ये हो जाएगा 2,4, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। उसी तरह ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 6,3 हो जाएगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं ऐसे, और x = 0 पर क्या होगा, y 0 होगा, तो एक पॉइंट ये भी मिल गया हमको। इन सबको मिला दूं तो देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या पढ़ भी रखा है कि y = 2x एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। देखो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो कहने का मतलब है, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल ऐसा होता है जो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले ले, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग पढ़े भी थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक वैल्यू ऐसी होती है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस वाले वेरिएबल पे जो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले रहे हैं। यानी y होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग में मिल जाएगी इस वाले रिलेशन से। और इनको जब प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा कुछ प्लॉट या कुछ भी हो सकता है, y x का कैसा भी फंक्शन हो सकता है, आपको कुछ प्लॉट मिल जाएगा। कहने का मतलब है x की अलग अलग वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यू होंगी। उसी तरह पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है कि पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन क्या है। पोजीशन यानी x का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। एफ टी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ टी, यानी टाइम तो हमारा एक वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है। टाइम जाहिर सी बात है कि आप स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे तो बढ़ेगा ही, ठीक है। उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, जिसके मोशन को आप एनालाइज कर रहे हो, उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, हम उसको प्लॉट करेंगे। इसी को बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ करते हैं। अब यहाँ ये बच्चों आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने बनाया था, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको नहीं भी आता होगा, मैंने सोचा था हो सकता है आपको ना, आपने पहला वाला लेक्चर देखा हो तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नहीं देखा है तो देख लेना जाके, पूरी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज पढ़ी हुई है, उसमें सब बताया हुआ। फिलहाल तो समझ ही गया होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक एक्स वाई सिस्टम बनाया है जहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया है। ये टाइम दे रखा है ब्रैकेट में सेकंड, यानी इसकी यूनिट सेकंड है। और वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन ले ली है यानी एक्स, और उसकी यूनिट क्या है मीटर्स में। अब ये वाई एक्सिस यानी कि अब तुम कहोगे सर वाई को एक्स क्यों ले लिया। बच्चों मतलब समझो बस, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है, वो है टाइम, इसलिए उसको एक्स एक्सिस पे ले लिया। और जो पोजीशन है उसको मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया और उसको डिनोट कर दिया है एक्स। ये कोई ज़रूरी नहीं आप एक्स से डिनोट, आप वाई से डिनोट कर दो, जेड से डिनोट कर दो, कोई भी लेटर हो, बस एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये आपको पता है मोशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अब बच्चों समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। एक ग्रीन कलर का आप ये कर्व देख रहे हो, ये कर्व दिखा रहा है कि एक्स और टाइम का रिलेशन क्या है। हमें नहीं पता कि क्या रिलेशन हो सकता है, x = 2t हो। अब 2t तो होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है हमको। x = t² हो सकता है, x = 3t+2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक फंक्शन है ये हमको पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि पोजीशन और टाइम को प्लॉट जब हमने करा, हमको ये कर्व मिल गया, तो हम ये देखेंगे कि ये कर्व आया कैसे है। पहले हम बेसिक से समझते हैं। मान लो आप किसी पॉइंट ओ पर थे, यहाँ पर आप खड़े थे, यहाँ पर आप थे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जब टाइम t1 हुआ, आप क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, आप चलोगे तो इसी पर ना। देखो क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये आपकी पोजीशन बता रही है। ये जो लाइन है ये आपकी पोजीशन बता रही है किसी ओरिजिन O से, और आप इसी के इर्द गिर्द या तो राइट में जा रहे हो या लेफ्ट में जा रहे हो। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करें, आप किसी पोजीशन x1 पे हो। टाइम कितना लग रहा है x1 में पहुंचने पे, जरा देखो इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन लाएं और इस ग्रीन वाले कर्व को जरा देखो ये कहां पर कट कर रहा है, ये इस पॉइंट P1 पे कट कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ये वाला पॉइंट देखें यानी परपेंडिकुलर डालें तो ये टाइम कितना मिल रहा है t1, यानी कि टाइम t1 में बॉडी चल कर कहां से जा रही है 0 से x1, यानी कि 0 से x1 जा रही है कितने में, टाइम t1 में। टाइम t1 यानी कि इसको आने में टाइम कितना लग रहा है, यहां तक टाइम t1 लग रहा है। समझ गए कि नहीं। अब देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है आपकी और आगे चल रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है,
और ये टाइम t2 जब आपका हो रहा है तब वो पोजीशन उसकी आ गई है x2, यानी कि वो आगे बढ़ती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है और वो x2 पर आ गई। और इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों ये देखो, अगर मैं ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये ग्रीन वाले कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P2। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टाइम देखूं तो कितना है, T2। तो यानी टाइम T2 पर ओरिजिन से। अब बच्चों आप कहोगे सर टाइम T2 कहां से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से, यानी कि जब आपने पहला मोशन स्टार्ट करा था, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, मान लो टाइम T1 हुआ यानी 2 सेकेंड लेट सपोज हुआ, तो आप पहुंच गए x1 पे। और टाइम जब 5 सेकेंड हुआ या 6 सेकेंड, लेट सपोज 6 सेकेंड हुआ T2 पे, तब आपकी पोजीशन हो गई x2, यानी जो T1 और T2 के बीच का टाइम है वो कितना है, 6 - 2 4 सेकेंड। तो ये जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं वो भी हम 0 से मेजर कर रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पर हमने मोशन स्टार्ट करा था। अब कहोगे सर ये तो हमको समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट P1 P2 तो समझ में आ गए, लेकिन ये ग्रीन वाले कर्व का क्या फिजिकल मीनिंग है ये बताओ। बच्चों एक चीज़ समझना, मान लो ये टोटल ड्यूरेशन जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो पूरा इतना होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ग्रीन कर्व जो होता, इस ग्रीन कर्व का मतलब है क्योंकि बॉडी तो चल रही है आपकी, ऑब्जेक्ट तो आपका चल रहा है, आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ऐसा थोड़ा होगा कि सिर्फ टाइम T1 में आप एकदम से गायब होकर वहां पर पहुंच जाओगे, आप धीरे ही धीरे चलोगे ना, यानी टाइम कॉन्टिन्यूसली पास हो रहा है। 0 से 1 सेकेंड के बीच में भी बहुत सारे टाइम है, 0.1 सेकेंड है, 0.001 सेकेंड है। तो इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व ग्रीन वाला वही बता रहा है। अब इससे एक चीज़ समझते हैं, देखो बच्चों ये कर्व कुछ ऐसे करके गया है, इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई टाइम है, यहाँ पर लेट सपोज कोई टाइम T डैश है, तो यहाँ तक जो पोजीशन आ रही है वो x डैश आ रही है। अब मैं कहूँ कि इतने टाइम ड्यूरेशन में कितनी पोजीशन चेंज करा, तो क्या करोगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये T डबल डैश है, पोजीशन कितनी हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन एक खींच दो, ये यहाँ पर x डबल डैश, तो ये जो आपका छोटा सा पार्ट मिला ये आपकी पोजीशन है, कहाँ से कहाँ तक, x डैश से x डबल डैश। उसी तरह बच्चों अगर आपसे मैं कह दूं कि किसी टाइम T1 और T2 के बीच में भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो ये कुछ टाइम है, इसके करस्पॉन्डिंग आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल, आप क्या करोगे, इससे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करना चालू करोगे टाइम की स्टार्ट और एंड से, इस कर्व पे 2 पॉइंट मिलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दोगे और ये कह दोगे कि भैया इस इंटरवल में इतना पोजीशन चेंज हुआ, इतना पोजीशन। तो ये जो ग्रीन कर्व है ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, कि शुरुआत में कर्व आपका ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम तेजी से बढ़ रहा है। देखो टाइम इतना ही बढ़ा लेकिन पोजीशन कितनी हुई, सिर्फ इतनी चेंज हुई। बाद में देखो कर्व एकदम से ऊपर की तरफ जाने लगा, इसका मतलब टाइम आपका देखो इतना बढ़ा लेकिन पोजीशन अब ज्यादा तेजी से, अब इतनी सारी पोजीशन चेंज हो गई। अब यहां से T1 से T2 देखते हैं, T1 से T2 देखो तो टाइम है डेल्टा टी, टाइम कितना है डेल्टा टी, लेकिन ये क्या हुआ, कितनी पोजीशन चेंज हो गई, x1 से x2 इतनी सारी। मतलब अगर देखने में भी आपको दिख रहा होगा कि टाइम उस प्रोपोर्शन में कम चेंज हुआ है लेकिन पोजीशन ज्यादा चेंज हो गया, यानी यहां पर कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जो है वो बढ़ गई, वेलोसिटी आपकी बढ़ गई। यहां पर देखो पोजीशन तेजी से चेंज होने लग रही है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि यानी स्टार्ट आपने चलना धीरे धीरे करा था, फिर आप तेजी से बढ़ रहे हो। तो ये जो कर्व है ये यही बताता है कि आप कितनी तेजी या कितने धीरे आप चल रहे हो। बात समझ गए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कर्व का मतलब है बॉडी ऐसे चल रही है टाइम। अरे भैया वो नहीं होता है, यहाँ बॉडी तो आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर टाइम है तो टाइम से हमको पता चलता है कि वो कितनी तेजी से, यानी डेल्टा टी, अगर टाइम इतना चेंज हुआ है तो बॉडी में कितना चेंज आया, पोजीशन में कितना चेंज आया। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा, इस वाले ग्रीन कर्व से पता चलेगा। ठीक है, ये समझ गए होगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बच्चों एक मैं काम करता हूँ, ये जो आपको यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दूंगा तो आपको कुछ एक दो चीज़ें और समझानी है, वो मैं समझाता हूँ। जितना रब हो पा रहा है उतना रब करूँगा मैं, आपको बस एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझानी है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ जब बॉडी ऐसा मोशन कर रही हो कि एक्स टी कर्व यानी पोजीशन टाइम ग्राफ
इस तरीके की एक ग्रीन कर्व मिल रहा हो और टाइम चेंज हो रहा हो t1 टू t2, मैं कह दूं कि t1 से t2 जाने में, मतलब कि पोजीशन आपकी x1 से x2 जब चेंज हो रही है, x1 टू x2, और टाइम चेंज हो रहा है t1 टू t2, तब बताओ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ग्राफिकल वे में आप कैसे बता पाओगे, जरा ध्यान से समझते हैं। t1 पर इस ग्रीन वाले कर्व पर पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, देखो p1। t2 पर इस ग्रीन कर्व में पॉइंट कौन सा है, p2, है कि नहीं। p1 के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, t1, p2 के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, t2। अब आपसे मैं कहूं कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो चेंज इन पोजीशन तो हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी कि ये वाली वैल्यू डेल्टा x हो जाएगी कि नहीं। ये देखो यहाँ पर लिखी भी हुई है डेल्टा x। और चेंज इन टाइम, या ये क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, ये देखो पूरा दे रखा है, ये वायलेट कलर दिख रहा है, डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा टी, या इसको t2 माइनस t1 भी लिख सकते हो, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब जरा बात समझो, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ। अगर इस कर्व के दो पॉइंट जो p1 और p2 मिल रहे हैं, उसको मैं एक लाइन से जोड़ दूं, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है p1 p2, और इस p2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, और p1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, उसी तरह से p1 से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करूं जो कि p2 वाली लाइन को ऐसे यहां पर कट कर रहा है, तो ये एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता रहा हूं, मान लो ए है। तो इन ट्राइंगल p1a p2, इन ट्राइंगल p1a p2, ये देखो एक ब्लू कलर का ट्राइंगल बन रहा है बच्चों। इसमें tan थीटा अगर निकालूं, tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AP1 AP2 अपॉन AP1, AP2 अपॉन AP1। AP2 कितना है बच्चों, AP2 है डेल्टा x, देखो AP2 कितना है डेल्टा x, और AP1 कितना है डेल्टा t। तो हमको एक चीज समझ में आई कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, कि किसी पोजीशन टाइम ग्राफ पे, देखो ये वैल्यू क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी ही तो है। तो हमने करा क्या, हमने ये करा कि पोजीशन टाइम ग्राफ पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, किसी टाइम इंटरवल पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें, उसका जो स्लोप होता है एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस से, उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि अगर हमें t1 और t2 के बीच में पता करनी है एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो हम p1 p2 से एक स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे, इसका जो स्लोप होगा, ये tan थीटा क्या है, ये स्लोप ही तो है, तो इसका जो स्लोप होगा टाइम एक्सिस से, वो हमें बताएगा एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ये देखो एवरेज वेलोसिटी, यही बच्चों ग्राफिकल मीनिंग है एवरेज वेलोसिटी का ग्राफिकल मीनिंग। ये देखो एवरेज वेलोसिटी आ गई, tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन में बताओ कि व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या कहोगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, स्लोप इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय the slope of the line joining the two points on the xt graph, xt यानी position time graph, slope of the two points जिनके बीच की बात करी जा रही है, मतलब जिस टाइम इंटरवल की बात करी जा रही है, slope of the line joining the two points with the x axis। ये कर्व तो आपका ऐसे जा रहा है, मैं इसको एक बार देख लो, फिर इसको एक थोड़ा सा साफ तरीके से दिखा देता हूं, यहां पर बहुत गचपच हो गया है, देख लो इसको। देखो बच्चों क्या बताया मैंने, अगर xt ग्राफ है, एक xt ग्राफ है, वो कैसा भी कर्व हो सकता है, मान लो ऐसा है, और मैं आपसे कहूं कि जब पोजीशन मान लो a टू b चेंज हो रही है, a टू b, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, p1, मतलब ये जो पॉइंट है, ये देखो ये है p1, और b के करस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट है वो है p2। तो मैंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी अगर इस टाइम में निकालनी है डेल्टा टी में, यानी कि a टू b जाने में, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, वो लाइन जो एक्स एक्सिस या कहते हैं टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा,
ये जो स्लोप है थीटा, tan थीटा, थीटा तो एंगल है, जो इसका स्लोप है यानी tan थीटा, ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी, जो कि कितनी होगी, अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ C है, तो वो हो जाएगी CP2 अपॉन CP1। कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स यानी x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगी बच्चों एवरेज वेलोसिटी। कुल मिलाकर ये है, समझ गए। बहुत सिंपल है कि ग्राफिकल मीनिंग होता है अगर हम दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, वो एक्स एक्सेस से जो या टाइम एक्सेस से जो स्लोप बना रही है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इतना समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसको जल्दी से देख लो। इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। स्टैंडर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब जिससे आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, जीरो कब है। पहला वाला जो पॉइंट है वो है मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैंने पहले बताया था पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो डेल्टा एक्स है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए या राइट साइड में मूव कर रहा हो। अब यहाँ पर ये जो कर्व होगा, ये याद रखना, ध्यान में रखना कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल कितना बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो लाइन है ये वाला मोशन दिखा रही है, मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, ऐसे पता चलेगा बच्चों। अगर मैं कोई फिर से वही करता हूँ, कोई टाइम ले लेता हूँ t1, देखो कर्व ड्रॉ करते हैं, कोई पॉइंट ले लेता हूँ t1, इसके करस्पॉन्डिंग ये है x1। उसी तरह यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ t2, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये है, वैल्यू यहाँ से आ रही है, अरे ये कहाँ चला गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है x2। तो देखो बच्चों मैंने क्या बताया कि किसी कर्व पर दो पॉइंट ले लेना है, उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता है। अब ये तो ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ज्वाइन करोगे तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये जो लाइन है वो x या टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रही है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा हो गया। अब जरा देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 0 टू x2 माइनस 0 टू x1, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब जरा एक चीज समझते हैं, tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, ये देखो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो x2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और x2 x1 से ज्यादा आगे है, देखो ओरिजिन से x1 से ज्यादा आगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, डेल्टा x एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो इस केस में जब हम v बार निकालेंगे जो कि tan थीटा होगा, जो कि होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, होगा कि नहीं होगा, तो वो आ जाएगा, डेल्टा x है आपका पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए ये जो कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan थीटा बना रहा है, तो उस केस में हमारी ऑब्जेक्ट हमको पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो डेल्टा एक्स जो है, पोजीशन चेंज जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, जाहिर सी बात है। देखो ना बच्चों, x1 जो है वो वैल्यू कम है, x2 ज्यादा है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, tan थीटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan की वैल्यू जो होती है, अगर थीटा पॉजिटिव है तो tan की ये tan पॉजिटिव थीटा, ये देखो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से समझने की कोशिश करें, जैसे अगर हम 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा ले रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी हो सकता है tan 45 हो, tan 30 हो, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं कि नहीं आती हैं। तो इसका मतलब कि फिजिकल मीनिंग से भी देखा जाए तो tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी tan थीटा ही तो होती है, वो भी पॉजिटिव आ जाएगी। देखो यहाँ से भी हमको समझ में आ गया बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा। tan थीटा 0 से 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। अब मैं अभी ये भी बताऊंगा कि ये नेगेटिव कब होगा, ये देख लो एक बार, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये सारा जितना कुछ चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन के लिए चल रहा है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो कि नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा है। आप कहोगे सर कैसे चल रहा है, ये भी देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। कैसे चल रहा है ये देखते हैं। मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर आप यहां पर हो, कहीं यहां पर हो, ठीक है। तो देखो x1 इतना है कि नहीं, और टाइम इज इक्वल टू मान लेते हैं t2 पर, आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, या कोई टाइम है ये, लेट सपोज कोई टाइम t2 है और ये वाला ओरिजिन पे टाइम t1 है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग आप t2 पे आ गए हो, ये आपका हो गया है x2, ये x2 आ गया। आप यानी इस डायरेक्शन में चल रहे हो, देखो पॉजिटिव जा रहे थे, अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ, यानी अगर ऊपर वाली को पॉजिटिव माना है तो नीचे, बस एक ही शर्त है, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाले पॉजिटिव माना तो नीचे की तरफ जब जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं अभी बता दूं, वो तो आपको दिखने में भी लग रहा होगा। तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चों की, नहीं हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये डेल्टा टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि टैन थीटा वो क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इन दो पॉइंट्स का जो स्लोप होगा, वो क्या बताएगा, स्ट्रेट लाइन, वो बताएगा एवरेज वेलोसिटी। अगर हम इसको थीटा ले लें, इस केस में ये वाला थीटा ले लो, तो टैन थीटा बच्चों क्या होता है, टैन थीटा ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है x2 माइनस x1। और यहां से एक चीज हमको पता चल रही है बच्चों कि देखो ओरिजिन जहां से आपने मोशन यहां से स्टार्ट करा था, तो ओ x1 जो x1 की पोजीशन है ये वैल्यू ज्यादा है, ये देखो वैल्यू ज्यादा है, और x2 ये पोजीशन इसकी वैल्यू कम है। देखो तो ये आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। देखो मेरी बात समझो, जैसे ही टाइम आगे बढ़ रहा है आप ओरिजिन के करीब आ रहे हो, अब निगेटिव जा रहे हो। पहले आप ज्यादा दूर थे, अब आप टाइम t2 पे कम पर आ गए, तो कम वाली वैल्यू माइनस ज्यादा वाली वैल्यू। तो अगर x2 x1 से छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और आप कह दोगे क्योंकि v एवरेज जो होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, इसलिए हमारा जो है ये नेगेटिव आ जाएगी वेलोसिटी। और ये ग्राफ से भी देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर ऐसे ऊपर की तरफ होता है इस डायरेक्शन में, तब आप कह देते कि क्या है ये है हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी। और क्योंकि स्लोप इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचूं, ये देखो तो एक z बन गया, ये अल्टरनेट हो जाएगा, अब अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये देखो एक z बन गया तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, पहले वाले केस में जब ओरिजिन से ऐसे लाइन खींची हुई थी तो थीटा बन रहा था इस डायरेक्शन में, अगर ऐसे लाइन ये था एंटी क्लॉकवाइज 0 से 90 डिग्री के बीच में बन रहा था कि नहीं। ये वाला अगर एंगल देखो तो ये 90 से 180 के बीच में है। देखो अब आप कहोगे सर कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे फिक्स कर दूं तो ये वाला जो एंगल था ये 0 से 90 था और ये 90 से 180, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, टैन थीटा निगेटिव होता है। जैसे मान लो टैन 120 ले लो, तो टैन 120 क्या होगा, टैन 90 प्लस 30 कॉट माइनस का कॉट 30, और माइनस का कॉट 30 क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट 30 हो जाएगा आपका √3, माइनस का √3। तो देखो ये वैल्यू निगेटिव आने लगी। तो हम टैन थीटा से भी जाने जा रहे हैं कि अरे ये तो वैल्यू निगेटिव आ भी रही है। ऐसे भी दिख रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से निकालोगे तब भी निगेटिव दिख रहा है, और टैन से निकालोगे टैन थीटा से तब भी निगेटिव आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स निगेटिव है, डेल्टा टी का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। तो जब ये नेगेटिव होगा तो टैन थीटा भी तो नेगेटिव होगा, और देखो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आ रही। मतलब कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कर्व देख के तुरंत बता दोगे कि भैया ये पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव वेलोसिटी। हाँ समझिए, चाहे आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो या थीटा देख लो। थीटा अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर थीटा किसी और क्वाड्रेंट यानी अगर ये 4 क्वाड्रेंट है देखो, तो ये वाला ऑल शुड टेक ऑफ, मैंने बताया था ना, यहाँ पर सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ऑल शुड टेक यानी टैन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट में है तभी आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अगर इस वाले सेकेंड वाले में या फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगी, वो निगेटिव होगी। इतना देख लिया है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताते हैं बच्चों हम लोग, हाँ बच्चों, तो देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कि
पॉजिटिव वेलोसिटी में जब मोशन होता है तब कैसा होता है, एक्सटी करो, पोजीशन टाइम करो। जब नेगेटिव वेलोसिटी होती है तब कैसा होता है। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में। ऑब्जेक्ट रेस्ट का मतलब होता है कि देखो जरा यहां पर, अगर मान लो आप किसी पोजीशन ए पर हो यहां पर, तो टाइम आपका बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप हर एक टाइम पर अगर आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालो तो देखो आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, आप एक्स पर उसी पोजीशन ए पर बने हुए हो, उसी पोजीशन ए पर देखो हर वक्त बने हुए हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका मतलब है कि उसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल होगी। जाहिर सी बात है कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन हमारी ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हम हमेशा उसी पोजीशन पे खड़े हुए। अगर चेंज हो रही होती तो ये स्ट्रेट लाइन ना होती, वो कुछ अलग लाइन होती जो कि ऐसा या ऐसा स्लोप बना रही होती। बात समझ गए कि नहीं समझ? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम एक्सिस से पैरेलल हो। ये भी आप देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब जीरो होती है। बच्चों ये जाना इसलिए क्योंकि अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अगर ये नहीं समझ आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है स्पीड। स्पीड के बारे में तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, इवन 6th 5th क्लास में ही स्पीड पढ़ लिया था। तो आपने एक, अभी हम लोग जानेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, क्योंकि ये लेक्चर पूरा ही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को लेकर है। एवरेज स्पीड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस लेटर से, उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। लाइन का सिर्फ मतलब होता है कि वो एवरेज बता रहा है, एस बार। ये क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बात सही भी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी जो कि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक खेल होगा। क्या होगा कि मान लो आप O to A गए, वो 20 मीटर पे है, वही वाला का हम लोग एग्जाम्पल ले आते हैं, वो 20 मीटर पे है और आपको टाइम लग रहा है जाने में 3 सेकेंड। जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड। और आप A to O आ रहे हो, फिर से आप घूमकर उतना ही आ गए, तो फिर कितना आप चले, 20 मीटर। और मान लेते हैं आने में भी आपको 3 सेकेंड लगे, तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस वो हो गई 20 + 20, 20 + 20 वो हो गई 40 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम वो हो गया बच्चों 3 सेकेंड जाने में, 3 सेकेंड आने में, तो हो गया 6 सेकेंड। तो आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 40/60, 40/6 ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर या किलोमीटर होगी और टाइम तो सेकेंड। अब आप कहोगे सर जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब ओरिजिन से ए पे गए और ए से घूमकर फिर वहीं, यानी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, तब वेलोसिटी 0 हो जा रही है। लेकिन यहीं पर देखो डिफरेंस आ जाता है, एवरेज स्पीड 0 नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू आ रही है। अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते तो वो 0 आ जाती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन स्पीड 0 नहीं आ रही। ये डिफरेंस होता है। क्यों, अब एक चीज और अभी मैं बताऊंगा। इसकी यूनिट क्या होती है वो जानी जाओ, ऊपर लेंथ है नीचे टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड होगी या किलोमीटर पर आवर होगी। डायमेंशन इसकी क्या होंगी बच्चों, डायमेंशन LT-1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, वो मैं बताऊंगा कि इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए डायमेंशन ऊपर डिस्टेंस की L, टाइम की T, तो LT⁻1 ये हो गई डायमेंशन। बस एक चीज जो अर्थ का अनर्थ करे दे रही है यहाँ पर, वो है स्केलर क्वांटिटी। क्यों करे दे रही है ये भी समझ लो। यहाँ पर किस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, बस आप कितना चल रहे हो, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल पाथ कितना चले उससे मतलब कर। आप इस डायरेक्शन में जाओ कोई बात नहीं, आप जाओ आ जाओ या कहीं भी पहुंच जाओ, ऊपर नीचे, अरे ऊपर नीचे नहीं जाना, स्ट्रेट लाइन में मुझे, आप जा रहे हो आ रहे हो, बात समझ रहे हो। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है नहीं। तो कभी भी जब एवरेज स्पीड दिखाना तो उसके आगे प्लस माइनस मत लगा देना, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ सिर्फ मतलब वैल्यू से। बात समझ गया कि नहीं समझे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये भी देख लो। कभी कभी क्या होता है कि हमको किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 60 × 60, 60 × 60
सेकेंड्स। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 2, ये हो जाएगा 5/3, 5/3 नहीं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी कोई भी वैल्यू आपको दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल ये काम करना है बच्चों, इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाना। और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर आवर में चेंज करना हो तो ये देखो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात समझे? तो किलोमीटर आवर में को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ? इसको देख लो एक बार। अब इसमें एक चीज़ बतानी है, वो भी जल्दी से बता देता हूँ, बस खत्म ये वाला लेक्चर। क्या है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। बहुत सही बात है, इसको याद करने लायक ये पॉइंट भी है। याद करने लायक मतलब समझने लायक। क्या है कि स्पीड, यहां पर एवरेज स्पीड की हम अगर बात करें, एवरेज स्पीड इन जनरल इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। ये जो दो लाइनें होती हैं बच्चों, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे +20 मीटर पर 20/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, या -20/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, उन दोनों में वैल्यू कितनी है? 20/3। तो हमको सिर्फ उससे मतलब है। ये मैं बता भी चुका हूं एक बार, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा एवरेज स्पीड या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी, कम कभी नहीं होगी। इसका मैं अभी एग्जांपल दे चुका हूं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप समझ भी जाओगे। कैसे? कि भैया हम ओरिजिन से चले 20 मीटर और फिर 20 मीटर से ओरिजिन पे आ गए। लेट सपोज एक ऐसा केस है कि हम 20 मीटर गए, 20 मीटर आ गए। इस केस में क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी कि नहीं आ रही थी? एवरेज स्पीड कितनी आ रही थी? अभी हमने कैलकुलेट करा कितना? 20/3। देखो 20/3, जाने में टाइम लग रहा है 3 सेकंड, आने में टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो ये 20/3 आ गई मीटर पर सेकेंड। आई कि नहीं है? तो देखो इस केस में ऐसा कुछ कह दो सर इसी केस में तो है, हर केस में हो सकता है डिफरेंट हो। नहीं बच्चों, ये एक जनरल रूल है। आप क्यों ऐसा रूल है? क्योंकि समझो, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। इसीलिए एवरेज स्पीड या तो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ज़्यादा ग्रेटर देन होगी, या बराबर होगी, कभी लेस देन नहीं होगी। ये बात समझ गए कि नहीं? बहुत छोटी सी बात थी लेकिन इसको ध्यान में रखने लायक है ये बात। इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट भी ध्यान में रखने लायक, और ये मैं आपसे अभी पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में भी है और स्ट्रेट डायरेक्शन में भी है, सेम डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये वो केस है जिसमें बराबर हो जाती है, ग्रेटर देन। अब ये y का जो आंसर है वो आप पहले सोचना, तुरंत मेरा आंसर अभी मत देखने लगो, पॉज करो वीडियो और सोचो ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रेट लाइन में अगर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, बस वो चलता चला जा रहा है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये मत कहना पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने फिर बोला कि इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही, डायरेक्शन की बात नहीं। क्यों कह रहा हूं ये समझते हैं। आप पॉज करके सोच लियो ना। अब देखो मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, आप किसी मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव भी जा सकते हो, अभी मैं वो भी बता दूंगा। आप यहाँ पर खड़े हो और आप चलना चालू करते हो, ठीक है, आप चलते चले जा रहे हो, मान लेते हैं टाइम टी पर आप यहाँ पर पहुँचते हो, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, मान लेते हैं डेल्टा एक्स, ये ओरिजिन से यहाँ पर आगे डेल्टा एक्स हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा एक्स हुआ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब आप बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधे चलते चले जा रहे हो तो टाइम टी में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है
वो भी तो बच्चों डेल्टा एक्स है। देखो, क्योंकि आप अपना डायरेक्शन चेंज कर नहीं रहे हो, तो आप चलते चले जा रहे हो, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो आप ट्रेवल करोगे वो भी कितनी होगी, डेल्टा एक्स। हो रही है कि नहीं, देखो डेल्टा एक्स हो रही है। इसलिए बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही उस केस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेट सपोज आप डायरेक्शन चेंज कर रहे होते तो क्या होता, आप मान लो यहाँ के ऐसे घूम जाते, यहाँ पर कहीं आ जाते, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना डिस्प्लेसमेंट होता। आप फाइनली तो यहीं पहुंचे हो ना, लेकिन डिस्टेंस कितनी होती, यहाँ तक गए और यहाँ तक आ गए, ये पूरी लेंथ को जोड़ते तो ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आती। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। उस केस में ऐसा ना होता, उस केस में एवरेज स्पीड जो होती है एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती। लेकिन क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन मुड़े, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे होते तब भी हम जा तो एक ही डायरेक्शन में रहे ना, चाहे तो एक ही डायरेक्शन में रहे, और यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मान लो हम ओरिजिन से चलते और यहाँ किसी पॉइंट पर आ जाते, मान लो -20 मीटर पे आ जाते, तब भी तो बच्चों यही होता। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, एस के बराबर। इसको हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, कैसे मैं इसको डिस्टेंस से लिख दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चाहे पॉजिटिव जाओ चाहे नेगेटिव जाओ। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन को चेंज करे या सेम डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये लेक्चर एंड हो गया। देखो मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको मैं ग्राफ समझा दूँ, क्योंकि बच्चों होगा क्या, मोशन में ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स मोशन है कि ग्राफ्स के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए ग्राफ मैंने बताया। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि ग्राफ हम यूज़ क्यों करते हैं। बात समझ गए कि नहीं। इसके बाद जो एक टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। कहोगे सर इतने टाइप की वेलोसिटी तो एक ही होती एक है, लेकिन उसको मेज़र करने का तरीका अलग होता है। बात समझ गए कि नहीं। तो इस लेक्चर में मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।